एंडाउमेंट लेक्चर सीरीज में आज हम सुनेंगे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक एक ज्येष्ठ व आदरणीय पत्रकार, लेखक व चिंतक है। श्री वैदिक पीटीआई के हिंदी न्यूज एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक रह चुके हैं। भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक राजनीति, परराष्ट्र नीति आदि विषयों के विशेष जानकार माने जाते हैं। और क्योंकि मैं फ़ारसी जानता हूँ, इसलिए मुझे, और दिखता भी उनके जैसे ही हैं हम, उइगर मुसलमानों की तरह हम लोग दिखते हैं, तो मुझे बहुत फ्री एक्सेस था। वहाँ लोगों से खूब बात में करता था। वहाँ मैं देखता था कि भारत के लिए कितना प्रेम उन लोगों में, उइगर लोगों में, और तिब्बती लोग तो हमारे अपने हैं ही। तो मैं सिर्फ चीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पड़ोस में किसी भी देश में चले जाइए। एक बार मैं मणिपुर चला गया, नागालैंड होते हुए, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि आप पासपोर्ट लाए हैं? मैंने कहा नहीं लाया। तो बोले बर्मा जाएंगे? तो मैंने कहा आप दिल्ली जाके फिर पासपोर्ट लाऊं और फिर बर्मा जाऊं, कौन करे? बोले नहीं नहीं नहीं, आपको पासपोर्ट और वीज़ा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों आदमी रोज़ सुबह बर्मा से यहाँ आते हैं, रोज़ शाम को वापस जाते हैं। हज़ारों आदमी भारत से रोज़ बर्मा जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। आप भी उनके जैसे चले जाइए। मैंने कहा भाई ये कोई गैरकानूनी काम तो मुझसे मत कराइए। बोले गैरकानूनी कुछ नहीं है, मेरा सेक्रेटरी आपके साथ जाएगा, और जो हमारा मणिपुर का इम्फाल का डीआईजी है, हबीबुल्ला उसका नाम था, बोले वो दिल्ली में रहा है और आपको जानता है, नाम से जानता है आपको, उसको साथ भेजूँगा आप। मैं बर्मा गया। जैसे ही हमने बॉर्डर पार किया, मैंने देखा कि हमारी एक महिला की दुकान में मैं गया। मैंने पूछा कि यहाँ पत्रिकाएं मिलती हैं? बोले हाँ, यहाँ धर्मयुग बिकता है। यहाँ जितने भारतीय लोग रहते हैं इस सारे गांव में, तमू, उस गांव का नाम था तमू। अपनी तरफ जो गांव है उसका नाम मोरे, और जो बर्मा की तरफ था उसका नाम तमू। तो बोलते हैं धर्मयुग है यहाँ। तो मैंने कहा लाइए एक प्रति मुझको दीजिए। तो मेरी तरफ देख के कहती है, आज सुबह ही आपका लेख पढ़ा मैंने धर्मयुग। ये बात करीब 40 साल पुरानी है। बोलती आज सुबह ही मैंने आपका फ़ोटो भी देखा। भाई आप यहाँ कैसे आ गए? और फिर उसने मुझे बताया कि बर्मा में भारत का कैसा ज़बरदस्त असर है। ये विपश्यना की पद्धति आपने सुनी होगी, ये ध्यान की पद्धति है जो गोयनका जी बम्बई में सिखाते रहे और सारे देश में और विश्व में सिखाते हैं। वो बर्मा से चली है। जब बर्मा के धर्म गुरुओं से मैंने बात की, मैंने कहा ये विपश्यना ध्यान की पद्धति आप कहाँ से लाए? गोयनका जी कहते हैं कि ये बर्मी पद्धति है। तो बोले बर्मा में हमारे पास क्या था? ये तो आप ही की है, ये भारत की पद्धति है और हम भारत को लौटा रहे हैं। यही बात मैंने चीन में देखी। चीन में मैं बड़े बड़े भवन देखे मैंने, एक से एक भवन, इतने विशाल, कल्पना से परे। तो किन्होंने बनाए? भारत के, कर्नाटक के और महाराष्ट्र के जो संत गए थे वहाँ, उनके नाम लिखे हुए हैं सारे शिलालेखों पे, चीनी भाषा में लिखे हैं। वो मैंने पढ़वा है अनुवादक से। उन्होंने वो भवन बनाए। ये जो जापानी कराटे की प्रथा आप देखते हैं ना, इससे भी दूसरी एक चाइनीज़ प्रथा है जिसको 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन बोलते हैं। ये 50 साल पहले एक फिल्म आई थी बहुत प्रसिद्ध, द 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन। अभी भी देखते होंगे आप लोग। वो फिल्म मैंने भी देखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं उस शाओलिन की मोनेस्ट्री में गया चीन में। मुझे चीनी लोगों ने कहा कि आपके भाषण की फ़ीस क्या है? तो कई लोग हैं 1 लाख, 2 लाख, 5-10 लाख रुपए मांग लेते हैं। मैं कभी कोई फ़ीस मांगता नहीं हूँ। लोगों से कहता हूँ मेरी कोई फ़ीस नहीं है। फिर भी चीनी प्रोफेसरों ने पूछा कि नहीं आप बताइए। चीनी सरकार विदेश मंत्रालय ने पूछा आपकी क्या फ़ीस है? मैंने कहा मेरी एक फ़ीस ये है कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का नाम है चीन में, वो सब जगह मुझे घुमा दीजिए। और उन्होंने पूरे चीन में मुझे घुमा दिया। पैसे लेता तो कितने देते? 5 लाख दे देते, 10 लाख दे देते, पता नहीं कितने लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए और मुझे सब दूर ले गए। वहाँ मैंने क्या क्या दृश्य देखे। वो जो शाओलिन का चैम्बर मैंने देखा, वहाँ सारी प्रणाली
भारतीय है। भारत के गुरुओं ने उनको सिखाया है कि कैसे यो मार के पत्थर तोड़ देना, कैसे लोहे की बड़ी जंजीर उसको झटका के तोड़ देना, उन्होंने सिखाया सारा। ये सारी भारत की महानता पूरे आग्नेय एशिया में फैली हुई है। मैं इसको आग्नेय एशिया क्यों बोलता हूँ, जिसको अंग्रेजी में साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। अपने यहाँ दिशाएं होती हैं ना, आग्नेय, नैऋत्य, है ना, तो ये आग्नेय है, आग्नेय दिशा है। उसके पूरे इलाके में सब दूर भारत का वर्चस्व है। थाईलैंड का जो राजा है उसको क्या बोलते हैं, राम, उसकी उपाधि राम है। वहाँ आप थाईलैंड जाएं, इंडोनेशिया जाएं, बाली जाएं, पूरा बाली जो है वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। इंडोनेशिया, जब मैं नया नया दिल्ली आया सप्रू हाउस में, सप्रू हाउस एकमात्र बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ बड़े कार्यक्रम होते थे। इंडोनेशिया का शो होता था, रामलीला। 500 लड़के लड़कियाँ, 500, आप बताइए हॉल कितना बड़ा होगा, इससे मानो दुगना भी बड़ा हो। 500 लोग स्टेज पे कैसे आएंगे? 500 आदमी आके रामलीला कर रहे हैं, रावण पे हमला कर रहे हैं, तो 500 लोग हमले को दिखा रहे हैं। वो जब पहली बार मैंने रामलीला देखी, मैंने उनके नाम पूछे, तो किसी का नाम सुकार्णो, जो सुकर्ण वहाँ थे, किसी का नाम हमीदुल्ला, किसी का नाम अपर्णा। मतलब मैं दंग रह गया कि संस्कृत के नाम जो हम अपने बच्चों के नहीं रखते हैं आजकल, हमको पता ही नहीं उनके अर्थ क्या हैं, इंडोनेशिया के लोग वो नाम रख रहे हैं। और उनको गर्व है कि वो राम के अनुयायी हैं, वो शंकर के अनुयायी हैं, वो कृष्ण के अनुयायी हैं। उन्होंने अयोध्या, एक शहर का नाम है थाईलैंड में, अयोध्या, अयोध्या बोलते हैं उसको। मतलब इतना वर्चस्व भारतीय संस्कृति का है। और सुषमा स्वराज ने एक अद्भुत काम किया है, कल परसों ही, आज मैंने उस पर लिख दिया है, अभी वो कल सुबह सबको वितरित होगा, छपेगा अखबारों में। क्या किया है सुषमा जी ने, मेरी छोटी बहन की तरह हैं, बहुत समझदार हैं। जब पहली बार वो मेरे साथ पाकिस्तान गई थी, बेनज़ीर भुट्टो से मैंने उनकी दोस्ती कराई और मैंने बेनज़ीर को कहा कि मेरी छोटी बहन है और देखना है किसी दिन आपकी तरह, आप जैसे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी हो, ये भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। और वो इसके लायक हैं। सुषमा ने गजब किया। अपने जितने 7 राज्य हैं, आसाम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह, इनको और अंडमान निकोबार के राज्यपाल को, हमारे मित्र मुखी हैं दिल्ली के रहने वाले, गुड़गांव के रहने वाले, सारे राज्यपालों को बुलाया और उनसे कहा कि ये आग्नेय एशिया के जो राष्ट्र हैं, एशियान के, एशियान में 9 राष्ट्र हैं, इन सब राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों को मोदी जी 26 जनवरी को बुला रहे हैं भारत, तो उसमें हम आपकी भेंट कराएंगे उनसे। ये जितने प्रांत हैं ना अपने सीमांत के, तो उससे एक ऐसी पहल शुरू होगी फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में, कि प्रांतों से प्रांतों को जोड़ना। तो मैंने आज लिखा है कि हमारे विदेश मंत्रालय और सरकार को चाहिए कि हमारे पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब की बात कराएं, हमारे राजस्थान से, जो उधर का राजस्थान है, रेगिस्तानी इलाका है पाकिस्तान का, उसकी बात कराएं। हमारे तमिल लोगों से श्रीलंका के तमिलों में जोड़ लगाएं। हमारे नेपाली, जो हमारे यहाँ रहते हैं नेपाली, वो भूटान में रहने वाले नेपालियों से जोड़ लगाएं। बांग्लादेशी, हमारे यहाँ के बंगालियों की, हमारे पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेश से जोड़ लगाएं। इस तरह के जोड़ लगते जाएं, यानी प्रांतीय स्तर पर द्विपक्षीय संबंध जुड़ते जाएं, तो एक नए भारत का निर्माण होगा। और इस नए भारत के निर्माण में 1981 में मैंने एक ग्रंथ लिखा था, भारतीय विदेश नीति नए दिशा संकेत। वो इंदिरा गांधी जी को बहुत पसंद आया ग्रंथ, उन्होंने मंगवाया। उस समय एक कमल नयन बख्शी जी थे, अभी जीवित हैं, हमारे राजदूत रहे कई देशों में। कमल नयन बख्शी ने मुझे फ़ोन किया कि आपकी वो जो नई किताब आई है, इंदिरा जी उसको पढ़ना चाहती हैं। मैंने कहा मैं नेताओं को मेरी किताब कभी भेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई नेता ऐसा देखा ही नहीं कि जो किताब पढ़ने का समय निकाले। और दूसरी बात, छोटी बात कह रहा हूँ, सब नेताओं पे लागू नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा किताब दे भी दूँ, वो समय भी निकाले, पढ़ के समझेगा क्या? उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि गहरे मुद्दों को वो गहराई से सोच सकें। बहुत कम नेता होते हैं
जिनमें ये काबिलियत होती है, इसलिए नेताओं को मैं किताब नहीं देता हूँ। बख्शी ने कहा कि नहीं, मैडम कह रही हैं कि नहीं आप किताब लेके आइए, तो मैं वो किताब भी ले गया और मेरा जो पीएचडी का थीसिस छपा था अफगानिस्तान पे वो भी ले गया, दोनों किताबें ले गया। जब मैंने भारतीय विदेश नीति की पुस्तक इंदिरा जी को दी तो उन्होंने किताब ली और यूँ रख दी, तो मुझे बख्शी पे बड़ी नाराज़गी हुई। मैंने कहा बख्शी झूठ बोलता है, मुझे मेरी किताब का अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ। किताब मैंने दी, उन्होंने देखे बिना यूँ रख दी। अफ़गानिस्तान वाली किताब को उलटने लगी, उसके बारे में सवाल जवाब किए, वो भी रख दी। तो मुझसे कहती हैं कि आपने आने में देर कर दी। नरसिंह राव जी ने आपकी किताब पर लाल और नीली शाही से सब दूर निशान लगा लगा के अंडरलाइन करके मुझे भेजी और मैंने सब पढ़ लिए। उस किताब में ये मैंने संदर्भ क्यों दिया? ये संदर्भ आपको इसलिए दिया कि जो सुषमा स्वराज आज कर रही हैं, 1981 में उस किताब में मैंने लिखा था कि चारवाक लोगों ने, ये ज्ञानेश्वर जी का मंदिर है, ज्ञानेश्वर जी के ज्ञान का मंदिर है, संत तुकाराम जी का मंदिर है, ज्ञान की बात है इसलिए कह रहा हूँ कि अपने यहाँ पंचमकार, बताइए किसने पंचमकार का दर्शन प्रतिपादित किया? आप में से कोई बताएगा? पंचमकार, चारवाक। चारवाक दर्शन जो है वो पंचमकार का है ना? मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, ये सब पंचमकारा ही, पंचमकारा मोक्षदा ही युगे युगे। हर युग में ये पंचमकार, बल्कि मैं 5 पाप बोलता हूँ उनको, वो करो तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। मैंने उसको उलट दिया है, मैं उसको कहता हूँ पंचभकार की विदेश नीति। क्या है पंचभकार की विदेश नीति? भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज। भेषज मतलब दवा। आयुर्वेद इतना पुराना शास्त्र है हमारे यहाँ, क्या गजब का विज्ञान भारत में आयुर्वेद का। इंडोनेशिया जाइए, आपको दीवालों पर ऑपरेशन करते हुए, शल्य चिकित्सा करते हुए वैद्यों के चित्र मिल जाएंगे कि खोपड़ी को खोल के रखा हुआ है, ये ऊपर का हिस्सा काट के यूँ रखा हुआ है, और एक भारतीय वैद्य गोखुर परिमाण में उसकी शिखा है, यज्ञोपवीत लहरा रहा है और वो शल्य चिकित्सा कर रहा है। 2000 साल पहले 1914 तक यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर ये नहीं जानते थे कि किसी जवान को गोली लगी है तो उसको बेहोश कैसे करना। एनेस्थीसिया देना नहीं जानते थे 1914 तक। 8-8 लोग पकड़ के एक सोल्जर को घेरे रहते थे और डॉक्टर जोर जबरदस्ती करके बिना बेहोश किए हुए गोलियां निकालता था या ऑपरेशन करता था। हमारे यहाँ 2000 साल पहले एनेस्थीसिया देने की व्यवस्था थी। इंडोनेशिया के चित्र देखकर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो हमारी तो विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य इतना प्रगत था, इतना एडवांस था। आज हम पिछलग्गू बन गए, पश्चिम के पिछलग्गू बन गए, नकल अच्छी उतारते हैं। जो चीज़ वो बनाते हैं उसकी नकल हम 2, 4, 5, 10 साल में यहाँ कर लेते हैं। अगर हम लोगों में मौलिकता होती, अगर हम में आत्मविश्वास होता, तो अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप और चीन को हम बहुत पीछे छोड़ देते।